नमस्कार, मैं धीरज स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यार भरी वीडियो में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बेहतरीन से प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और ये सारे ही प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से लिया गया है। आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे ये ना सीजीएल लिखा हुआ, ये वर्ड पढ़ पा रहे हैं क्या? तो ये वर्ड क्या लिखा है हमारे सामने? सीजीएल 2014 टियर सेकंड, और इसको 2025 में भी हेल्ड किया गया था इसको, है ना? तो जितने भी प्रश्न होंगे अप टू द मार्क होंगे और आपके रिसेंट एग्जामिनेशंस में पूछे हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए और इनसे बेहतरीन तरीके से ना हमें इनको सॉल्व करना है, ताकि एक एक बारीकियों को हम समझ पाए, एक एक कॉन्सेप्ट्स को हम लिंक कर पाए कि किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को हल करने का। तो चलिए एक एक बारीकियों पे बात करेंगे। लिखा है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। है ना? तो उस पार्ट को हमें सिलेक्ट करना है ऑप्शन से जिस पार्ट में हमें एरर नजर आ रहा हो। लिखा है, इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू वर्क एट द मोमेंट, बट व्हेन द न्यू रोड इज फिनिश्ड इट बी मच क्विकर। अभी की बात कर रहा है ये कि इट टेक्स मी एन आवर, मुझे 1 घंटे लग जाते हैं वहां गांव मतलब काम पे जाने तक, बट लेकिन बात कर रहा है कि व्हेन न्यू रोड इज फिनिश्ड, जब नया रोड बनाया जाएगा। बेटा ना सेंटेंस की जो स्टार्टिंग हो रही है व्हेन से हो रही है, और व्हेन से बनने वाला क्लॉज आपके सामने टेक्निकली टाइम क्लॉज हुआ करता है, और टाइम क्लॉज में आप कभी भी फ्यूचर टेंस फॉलो नहीं करते, इसीलिए आप यहाँ पे विल बी फिनिश्ड नहीं बोल सकते, इज फिनिश्ड ही बोला जाएगा। और जब पहले फिनिश हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, ना मेरे लिए या उसके लिए या हर किसी के लिए क्या होगा, इजी होगा। तो अभी अभी बना कहाँ है? अभी बना नहीं है ना। अभी तो आप टाइम क्लॉज की बात कर रहे हो कि जब बन जाएगा तब क्या होगा। इट बी मच इजियर नहीं, इट विल बी मच इजियर। आप बोल के चलोगे मेरे लड्डू, मेरे लाल, आपको बोलना पड़ेगा इट विल बी मच इजियर, इट विल बी मच इजियर, इट विल बी मच इजियर बोल के चलना पड़ेगा आपको, है ना? एक दो प्रश्न मतलब एक दो कॉन्सेप्ट पे और बातें करते हैं यहाँ पे, इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। देखो आपके सामने ना इजियर लिखा है, क्या लिखा है? इजियर लिखा है। और इजियर नाम का वर्ड जो आपके सामने है, ये एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है। ये एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। अभी इजी नहीं है, अभी इजी नहीं है। कब इजी होगा? जब ये ना बन जाएगा तब जाके बहुत इजी, बहुत ज्यादा ना आसान हो जाएगा। तो इजियर जो आपके सामने कंपैरेटिव डिग्री है, इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए आपने ना यहाँ पे मच यूज किया, और मच के बाद हमेशा हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव फॉलो करते हैं। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करें बेटा, तो आपके सामने कंपैरेटिव डिग्री फॉलो करी जाती है ना? चलिए, तो आपके सामने जो अगर देखा जाए तो पार्ट नंबर बी में एरर था, और यहाँ पे बी को रिप्लेस करोगे विल बी मच इजियर से, है ना? बेहतरीन सा प्रश्न है ये, आपके सामने एसएससी सीजीएल 2024 में जो हेल्ड किया गया था एग्जाम, उसका है। The following sentence has been split into four segments. Identify the segments that contains a grammatical error, हमसे पूछा गया है ना? बोल रहा है कि IUNC have been working happily where in the same company and in the same branch for the last 9 years, for the last 9 years। बाप रे, पिछले 9 साल से काम कर रहे हैं। कब काम कर रहे हैं? कौन कौन? IUNC। टेक्निकली हमने देखा बेटा आगे पढ़ के, तो आगे ना हमारे सामने गुड सेंस बैड सेंस की हम बात ही नहीं करते। कब नहीं करते सर? जब हमारे सामने ना सेंटेंस में दिए गए जो सब्जेक्ट हो है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन तीनों एक साथ आ रहा है, और वहां पे बैड सेंस नहीं है, वहां पे कोई भी ना फॉल्ट, गिल्ट या कन्फेस नहीं किया जा रहा है, कि जब कभी भी आपके सेंटेंस में when the first person, second person and third person are given together in a sentence at the place of subject, and convey they convey a good sense, means na they do not accept or confess or profess any fault or guilt। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर वो तीनों की तीनों सिंगुलर है, या उनमें से कोई एक भी आपके सामने ना सिंगुलर है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप उसको रीअरेंज करते हो किस पे? तो आपको ना रखना पड़ता है 231st पे। आपको रखना पड़ेगा किस पे?
टू 31st पे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और लास्ट में आप फर्स्ट पर्सन को रख के चलते हैं, है ना। आप क्या करते हैं तब लास्ट में उसको फर्स्ट पर्सन को रखते हैं। तो ऐसे में आप रखोगे पहले कौन से पर्सन को, सेकंड पर्सन बेटा पहले यू बोलेंगे और यू के बाद ना कॉमा लगा के शी बोलेंगे एंड लास्ट में एंड लगा के आई बोलेंगे। तो अगर इसका हम करेक्शन करें तो आपको बोलना पड़ेगा यू कॉमा शी एंड आई, है ना। उसके बाद आपके सामने क्या होंगे, इसका करेक्ट रीअरेंजमेंट होगा। यू शी एंड आई हैव बीन वर्किंग हैप्पीली इन द सेम कंपनी एंड इन द सेम ब्रांच फॉर द लास्ट 9 years। टेक्निकली देखा जाए तो आपके सामने पार्ट नंबर बी में एरर था और ये बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न था आपके सामने, बेस्ड ऑन पर्सनल प्रोनाउन पे ये एरर था, है ना। ये भी सीजीएल 2024 का ही ये क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है द गिवन सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू फोर सेगमेंट्स। फिर बोल रहा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। जो एक ग्रामेटिकल एरर क्या करता है, फ्रेम करता है हमारे सेंटेंस में, उसी पार्ट को हमें डिटेक्ट करके चलना है। एरर डिटेक्शन का ये क्वेश्चन है ना। बोल रहा है व्हेन आई रिटर्न टू द ऑफिस, ओके, नो वर्क वाज लेफ्ट एज माय फ्रेंड राहुल हैज डन एवरीथिंग। ओहो बेटा, पास्ट से शुरुआत हो रही है, इसकी शुरुआत पास्ट से हो रही है, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से। व्हेन आई रिटर्न टू ऑफिस, जब मैं ऑफिस न रिटर्न हुआ, नो वर्क वाज लेफ्ट, कोई भी काम नहीं बचा था। क्यों? क्योंकि माय फ्रेंड राहुल हैज डन एवरीथिंग। अरे पास्ट की बात कर रहे हो भाई आप ना, एक बात सोचो आप यहाँ पे, इसको टाइम लाइन पे मैं आपको ना समझाता हूँ, चीजों को इलेबोरेट करता हूँ। अगर आप बात करना चाहते हो, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, अभी इस क्लास को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके सामने, कब, मान लीजिए कि मैं आपके सामने ना क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11:25 AM पे, ठीक है। और मैं 11:25 पे क्या किया, मैं ऑफिस पहुंचा। लेकिन मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले मैं कल की बात, मैं तो पास्ट की बात कर रहा हूँ, यस्टरडे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यस्टरडे, अभी मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ कितने बजे, तो आप मान के चलो ना कि मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर जी 6 बजे, 6 AM पे। और कल अगर आप 6 AM को प्रेजेंट मान रहे हैं, अगर आप 6 AM को प्रेजेंट मान रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में 11:25 AM क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर जी ये तो पास्ट हो गया। और बीते हुए पास्ट को हम क्या, बीते हुए प्रेजेंट को हम क्या बोलते हैं सर जी, हम पास्ट बोलते हैं, है ना। तो जब मैं कल 11:25 AM पे ऑफिस पहुंचा, तो ऑफिस पहुंचने से पहले मैंने क्या देखा कि सारा काम तो हो रखा था, सारा काम क्या हो रखा था, फिनिश्ड था, सारा काम क्या था बेटा, फिनिश्ड था। तो इस प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में देखें तो यस्टरडे क्या हो गया, पास्ट। 11:25 पे मैं गया था, लेकिन उससे भी पहले जो भी काम दिए गए थे ना, जो भी काम था ऑफिस में, वो सारा का सारा कर दिया गया था, किसके द्वारा, मेरे दोस्त राहुल के द्वारा, है ना। तो देखा जाए तो ये आपके सामने क्या हो गया, लॉन्ग पास्ट हो गया। आप क्या बोल के चलेंगे सर, सर ये तो लॉन्ग पास्ट है, ये तो पास्ट ऑफ द पास्ट है, ये तो पास्ट ऑफ द पास्ट है ना, पास्ट ऑफ द पास्ट है या पास्ट इन द पास्ट है ना, लॉन्ग पास्ट है सर। तो लॉन्ग पास्ट के लिए बेटा आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं करते, आपको यूज करना पड़ जाएगा क्या, तो आप बोल के चलोगे सर पास्ट परफेक्ट, जहां पे हम बोलेंगे हैड फिनिश्ड, सॉरी हैड डन बोल के चलोगे आप, है ना। कि व्हेन आई रिटर्न टू ऑफिस, जब मैं ऑफिस पहुंचा, नो वर्क वाज लेफ्ट, नहीं बचा था भाई काम। क्यों? क्योंकि मेरे पहुंचने से पहले उसने सारा काम कर दिया। लॉन्ग पास्ट के बारे में बात कर रहा है ना, फॉर्मर एक्शन हो गया वो, और उसके बाद मैं पहुंचा, तो ये लाटर एक्शन है। और लाटर एक्शन के लिए आपके सामने पास्ट इंडेफिनिट, और जो लॉन्ग एक्शन होता है, जो लॉन्ग एक्शन होता है, जो लॉन्ग पास्ट होता है, उसके लिए आपको बोलना पड़ता है पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस में उसको बोलना पड़ता है। तो उम्मीद से ये टाइमलाइन पे आपने बेहतरीन तरीके से इसको समझा होगा। हैड डन को आप रिप्लेस कर हैज डन को आप रिप्लेस करोगे हैड डन से, पास्ट परफेक्ट से, है ना। पार्ट नंबर सी में एरर था, बेहतरीन सा प्रश्न। चलिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रॉक कर रहा है। बोला है मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशंस about the incident। मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली की बात करें तो लड्डू, ये आपके सामने ना, आपका ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, जो आपके सामने ना ये दिया गया सब्जेक्ट है, ये टेक्निकली प्लूरल सब्जेक्ट है।
इसीलिए इसके साथ आपने कैसा वर्ब रखा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब रखा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ना कोई इश्यू नहीं है, ये हमेशा प्लूरल रहेगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसा रहना चाहिए, प्लूरल ही रहना चाहिए। उसके बाद ना आपने टेक्निकली बोला है कि नो इन्फॉर्मेशंस, इन्फॉर्मेशंस के बारे में बात करें तो ये आपके सामने अनकाउंटेबल नाउन है। इंफॉर्मेशन ना आपके सामने कैसा नाउन है, आप बोलोगे अनकाउंटेबल नाउन है। और सर जी अनकाउंटेबल नाउन के अंत में हम एस अब्लिक एस जोड़ के हम इन्हें प्लूरलाइज नहीं कर सकते, और ना ही इनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हैं। तो टेक्निकली यहां से हमारे सामने क्या हटेगा, एस हटेगा, एस हट जाएगा। तो आप पार्ट नंबर बी में एरर मार्क करके चलेंगे, नो इन्फॉर्मेशंस विल बी रिप्लेस्ड बाय नो इन्फॉर्मेशन। या अगर इतना ही शौक है आपको कि इसको प्लूरल फॉर्म में दिखाना है सर, तो आपको बोलोगे, आपको ना पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बोलना पड़ेगा, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बोलना पड़ेगा। सर जी ऐसे कौन कौन सी नाउन्स हैं जो अनकाउंटेबल होती हैं, जरा एक बार बता दो। तो लो बेटा आपके लिए आपकी धीरे से मेहनत करेंगे, स्क्रीन पे लिख देता हूं उन सारी कैटेगरी को। जब भी आप बात करते हो लगेज, जब भी आप बात करेंगे लगेज, बैगेज, बैगेज, फर्नीचर, फर्नीचर, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, फर्नीचर, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, परसेंटेज है ना, पोस्टेज, पोस्टेज, वेस्टेज, कन्फेक्शनरी, कन्फेक्शनरी, स्टेशनरी, स्टेशनरी में आपको ये ध्यान देना है कि ई आर वाई होगा, है ना, स्टेशनरी में ई आर वाई होगा। आप बोलोगे शॉप, शॉप, फिर आप बोलोगे मनी, मनी, म्यूजिक, कॉफी, टी, ये सारे के सारे नाउन्स आपके सामने क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, डस्ट, डस्ट, डर्ट, डस्ट, जस्ट अ मिनट, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, ये सारे के सारे नाउन आपके सामने, ज्वेलरी, ये सारे के सारे नाउन लड्डू आपके सामने कैसे नंबर में है, सिंगुलर नंबर में है। और इनके साथ आपको सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये नाउन सारे के सारे अनकाउंटेबल हैं, कैसे नाउन है ये सारे के सारे, तो आप बोल के चलोगे सर जी ये सारे के सारे नाउन अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के अंत में, अनकाउंटेबल नाउन के अंत में ना तो हम ए सब्लिकियस ऐड कर सकते हैं, और ना ही, ना तो हम इनके साथ क्या ऐड कर सकते हैं बेटा, ना तो आप इनके साथ ए सब्लिकियस ऐड कर सकते हो, और ना ही इनके साथ ना आप प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं, और ना ही इनके साथ आप प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं, और ना ही टेक्निकली इनके पहले आर्टिकल ए एब्लिक एन का यूज किया जा सकता है, ना ही इनके पहले आर्टिकल ए एब्लिक एन का यूज किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि जितने भी हमारे सामने सर जी अनकाउंटेबल नाउन है, उन अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल एब्लिक एन का यूज नहीं कर सकते, और ना ही इनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम एस सब्लिक एस का ऐड कर सकते हैं, और ना ही इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जा सकता है। अगर इनके प्लूरल नंबर या क्वांटिटी के बारे में बात करना हो, तो हमारे सामने कुछ ना फ्रेजेस होते हैं जिनको यूज करके हम इनका सिंगुलर नंबर भी दिखा देते हैं और प्लूरल नंबर भी दिखा देते हैं। जैसे पीस ऑफ है ना, आयोटा ऑफ ना, अ बीट ऑफ, अ सीट ऑफ, अ बार ऑफ, अ स्लाइस ऑफ, इस तरीके के वर्ड्स का यूज करके, अ लोफ ऑफ, इस तरीके का वर्ड्स का यूज करके आप इनका सिंगुलर नंबर में भी रख सकते हो, और ना इनको आप प्लूरल नंबर में भी रख सकते हो। लेकिन कतई भी इनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए इनके अंत में ना ही हम एस जोड़ सकते हैं, ना ही एस जोड़ सकते हैं, और ना ही इनके साथ ना हम प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन का क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, दैट्स व्हाई इनके पहले ना आप आर्टिकल ए एप्लीकेंट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेक्निकली अनकाउंटेबल नाउन है आपके सामने। ये आपके सामने क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, है ना। उम्मीद से आपको बेहतरीन तरीके से ये सारी चीजें आपको समझ आया होगा।
फर्नीचर, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोस्टेज, वेस्टेज, मनी, म्यूजिक, कॉफी, ये जितने भी नाउन्स हैं आपके सामने अनकाउंटेबल नाउन है ना। चलिए, तो ये प्रश्न आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। लिखा है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। बात क्या है हमसे, हमसे बोला है, क्या बोला है सर, बोल रहा है माय ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे, जो यस्टरडे ना, जो कल हेल्ड किया गया था, आयोजित किया गया था, है ना। बोला है माय ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड, तो आप पूछो कि हाउ डिड माय ब्रदर परफॉर्म इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे। तो जब आप वर्ब के बारे में, जब आप वर्ब के बारे में कुछ भी डिटेल ऐड करते हैं, जब आप वर्ब के बारे में कुछ भी डिटेल ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड, एडी, किसके बारे में, वर्ब के बारे में, तो वो वर्ड ना बेटा टेक्निकली एडवर्ब हुआ करता है। वो टेक्निकली वर्ब क्या, वो वर्ड टेक्निकली क्या होगा सर जी, तो आपके सामने एडवर्ब होगा, जो वर्ब के बारे में रिलेशन बताए वो क्या होता है, एडवर्ब होता है ना। और अगर इस वर्ब के मैनर को एक्सप्लेन करना है तो मेरे पुत्र आपको टेक्निकली यूज करना पड़ जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर यूज करना पड़ता है ना। और टेक्निकली बात किया जाए, यहाँ पे आपके सामने गुड वर्ड दे दिया गया है एग्जामिनर के द्वारा, गुड। और गुड तो आपके सामने ना ये एडजेक्टिव है, गुड आपके सामने क्या है, एडजेक्टिव है। और टेक्निकली गुड आपके सामने ना परफॉर्म को क्वालिफाई नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मेरे पुत्र आपको यहाँ से गुड को रिप्लेस करना पड़ेगा, किसके द्वारा, तो आप बोलोगे सर जी वेल के द्वारा। हम ना वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे क्या, वेल, है ना। क्योंकि आपके सामने जब आप गुड यूज करते हो तो ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। आप बोल के चलेंगे क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है सर जी, ये क्वालिटी बताता है, ये क्या बताता है, क्वालिटी बताता है। और हमें क्वालिटी नहीं बल्कि हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए, किसको क्वालिफाई करने के लिए, तो ना वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए। एंड वेल, हाउ, हाउ वेल, एक्सट्रीमली वेल, हाउ वेल सर, एक्सट्रीमली वेल। तो एक्सट्रीमली आपके सामने क्या हो गया ना, आप बोल के चलोगे एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये जो ना, ये जो आपके सामने ये एडवर्ब है, इसकी डिग्री को, इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए आपने बोला क्या, एक्सट्रीमली, है ना। तो ये वेल का एक्सटेंट या डिग्री बता रहा है। टेक्निकली आपके सामने एरर बनेगा पार्ट नंबर डी में, और यहाँ पे आप ना गुड को रिप्लेस करेंगे किससे, वेल से। उम्मीद से आपको बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं हुई होगी। और इस क्वेश्चन को भी आपके सामने एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया था, प्रीलिम्स में पूछा गया था 2024 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। बेटा बोला है एवरी स्टूडेंट्स इन द hostel decided to travel to Delhi to witness the Republic Day parade, ये बोला गया है। ये प्रश्न में ना कुछ भी नहीं है, ये भी पूछा गया आपके सामने एसएससी सीजीएल टायर 1 में 2024 का ये प्रश्न है। बात करें इसके कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में, तो आपके सामने ना एवरी वर्ड जो होता है, एवरी या ईच वर्ड के बारे में बात करें, तो ईच या एवरी के जब जस्ट बाद आप ना नाउन यूज करते हो, तो मेरे पुत्र वो हमेशा ना सिंगुलर नाउन की डिमांड करेगा। ये ना हमेशा किसकी डिमांड करेगा, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है इसके साथ, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अगर इसके साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव भी आ रहा है तो वो भी ना सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव का ही यूज करके चलते हैं, सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव का ही यूज करते हैं। और मान लीजिए कि अगर आपके सामने पॉजिटिव एडजेक्टिव ना आ जाए, बल्कि टेक्निकली वहां पे पॉजिटिव नाउन की रिक्वायरमेंट है, तो ना आप क्या करेंगे, सिंगुलर पॉजिटिव प्रोनाउन का ही यूज करके चलते हैं। दो तीन कॉन्सेप्ट और आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेहतरीन तरीके से। देखिए जब हम बात करते हैं ईच या एवरी वर्ड की, तो ये टेक्निकली आपके सामने यहाँ पे क्या है, तो आप बोल के चलोगे सर जी ये डिस्ट्रीब्यूटिव, आप इसको क्या बोलोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्या है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और ये टेक्निकली हमेशा अपने बाद ना सिंगुलर नाउन की डिमांड करता है, और इस सिंगुलर नाउन की को ना ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, है ना। जहां पर जब आपके सामने दो या दो से ज्यादा, फॉर टू आप लिख सकते हैं, फॉर टू आर मोर देन टू के कॉन्टेक्स्ट में ना आप ईच वर्ड का यूज करते हो, फॉर टू आर मोर देन टू, या मोर देन टू के कॉन्टेक्स्ट में हम ईच वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन बात करें एवरी वर्ड के बारे में, तो एवरी का यूज ना हमेशा आपको करना पड़ेगा फॉर मोर देन टू, फॉर मोर देन टू। यहां पे आप एक वर्ड लिख लीजिए, फॉर मोर देन टू, फॉर मोर देन टू के कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज आपके सामने किया जाता है ना। बिल्कुल एक एक बात आपको
समझ आ गया होगा। और एक और चीज, अगर ईच एवरी वर्ड के बाद आने वाला जो आपके सामने सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के जेंडर के बारे में बात करें, अगर वो कॉमन जेंडर हो जाए बेटा, अगर वो क्या हो जाए, कॉमन जेंडर हो जाए, तो इसके लिए ना आप जब पजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे तो उसकी प्लेस पे आपको ना हिज यूज करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव किस चीज के लिए लेना है तो आप हिम ले लेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेना है तो आप ना हिमसेल्फ ले लेंगे। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर ईच एवरी वर्ड के बाद जब सिंगुलर नाउन आए और उस सिंगुलर नाउन का जेंडर डिफाइंड हो, तो उसी पर्टिकुलर जेंडर के हिसाब से आप ना पजेसिव एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस एंड ना सारी चीजें रखा करते हो। तो ये बात आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा, इसमें अब कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम आ जाएंगे वापस अपने क्वेश्चन पे। लिखा है एवरी स्टूडेंट्स लिखा है। बिल्कुल नहीं हो सकता सर, अभी तो आपने सिखाया कि ईच या एवरी वर्ड के बाद हम सिंगुलर नाउन प्लेस किया करते हैं, हम सिंगुलर नाउन रखा करते हैं। तो टेक्निकली ना स्टूडेंट्स प्लूरल है, हम इसे इसके अंत में आने वाले एस को ड्रॉप आउट करेंगे और बोलेंगे एवरी स्टूडेंट वेयर इन द हॉस्टल व्हाट डिसाइडेड टू ट्रेवल टू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे पैरेड। टेक्निकली आपके सामने पार्ट नंबर किस में एरर था, तो आप बोल के चलोगे सर जी पार्ट नंबर डी में, यहाँ पे ना एस कटेगा, सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे स्टूडेंट को, है ना। बेहतरीन तरीके से एक और मैं आपको बता दूं कि हमेशा ना डिसाइडेड के बाद, है ना, आप डिसाइडेड के बाद, होप के बाद ना, फर्स्ट ट्राई के बाद ना फर्स्ट फॉर्म द वर्ब का यूज करते हो, और इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई दफा आपसे ना एरर में पूछ देता है। और डेली आपके सामने जो नाउन है, क्योंकि दिल्ली जाने की, ट्रेवल करने की बात करी जा रही है, डेस्टिनेशन बता रहा है, तो इसके पहले हमेशा आप टू यूज करोगे। आपको यूज करना पड़ेगा क्या चीज, प्रेपोजिशन टू विच शोस द डेस्टिनेशन। क्या बताता है ये आपके सामने, तो आप बोलोगे सर जी ये हमारे सामने ना फिक्स्ड डेस्टिनेशन बताता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बेटू, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मेरा ना आप सभी से विनम्र निवेदन है, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि एक बार इस वीडियो को जरूर पॉज करें, और पॉज करने के बाद ना आप खुद से ट्राई करो। बन जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं भी बनता तो आपके धीरज सर कहीं नहीं जा रहे, आपके धीरज सर आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे जैसे ही वीडियो को ऑन करोगे, है ना। चलिए लिखा है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, जो ग्रामेटिकल एरर कंटेन कर रहा है, ठीक है। बोला है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैड, पहले ही विल के बाद हैड दिख गया बेटा, विल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। विल क्योंकि एक मॉडल है, ये हमेशा अपने साथ ना बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब की डिमांड करेगा। जिस स्टूडेंट को नहीं आ रहा होगा वो भी ना पार्ट नंबर डी में एरर मार्क करके आ जाएगा आंख बंद करके। लेकिन अगर यही कसम से क्वेश्चन पूछ दे आपसे ना इंप्रूवमेंट में, तो आप वहां पे नहीं करके आ पाएंगे, फंस जाएंगे, है ना। बोल रहा है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एंड स्टार्टिंग माय फर्स्ट जॉब इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। टेक्निकली आपके सामने एक ही हेल्पिंग वर्ब को कॉमन रख के इसके साथ दो दो मेन वर्ब खुद ना ऐड किया गया है, क्योंकि एंड के बाद स्टार्टिंग की बात करी जा रही है। और इधर दे दिया बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, मतलब इस समय तक, अगले साल ना, ये किसी कंटिन्यूस एक्शन के बारे में बात कर रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ। तो बेटू इसमें देखा जाए तो आपके सामने क्या बोला गया है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल have graduated, I will have graduated from my college and now will be starting, and will be starting what, my first job in the field of marketing। तो टेक्निकली आपके सामने यहाँ पे बोलना चाहिए था क्या, will have graduated, will have graduated from college, क्योंकि ये पास्ट फ्यूचर के ना डेडलाइन एक्शन के बारे में बात कर रहा है। जब भी आप फ्यूचर के डेडलाइन एक्शन के बारे में बात करते हैं कि इस समय तक, अगले साल, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मैं ये काम कर चुका हूंगा, तो उसके लिए आप यूज करते हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर एक खास बात करें तो ना सब्जेक्ट के बाद हमेशा आप विल अप्लिक शैल रखेंगे। उसके बाद ना, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है आपके सामने, हेल्पिंग वर्ब बेटा, ये मॉडल वर्ब है, और कोई भी मॉडल अपने साथ ना हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब की डिमांड करता है, इसीलिए आप हैव को बेस फॉर्म में रखोगे। और टेक्निकली हैज, हैव और हैड के बाद हमेशा हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉलो करना पड़ता है, हमें ना थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस ना फुल स्टॉप।
और एक बात और आपको माइंड में बैठा के रखना है कि जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं सर, वो कभी भी अकेले यूज नहीं होते, वो कभी भी अकेले यूज नहीं होते, उनके साथ ना कुछ की वर्ड्स आते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि बाय द नेक्स्ट, बाय द नेक्स्ट, आप बोल लो वीक, मंथ, ईयर, या ना आप बोल के चल सकते हैं जनवरी, फरवरी, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। ये आपके सामने ना फ्यूचर के डेडलाइन के बारे में बात करेगा, आपके सामने फ्यूचर के डेडलाइन के बारे में बात करेगा कि इस समय तक अगले साल जब कुछ भी ये एक्शन हो चुका होगा, तो आप बोलोगे कि सर ये फ्यूचर में ना एक्शन परफेक्ट हो गया होगा, जिसकी वजह से हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अप्लाई करना होगा, है ना। चलिए, उम्मीद से आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा और आपने ये समझा होगा कि ये क्वेश्चन हमारे सामने एसएससी सीजीएल टायर 1 में ही पूछा गया था 2024 में। बेहतरीन सा प्रश्न था, एक एक बारीकियों को आपने समझा होगा और आपको टेक्निक पता लगा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। बोल रहा है आई आर डांसिंग विद माई हस्बैंड एट माई सिस्टर्स वेडिंग। सिस्टर्स वेडिंग में क्या कर रहा है ये, तो ये अपने हस्बैंड के साथ, ये अपने हस्बैंड के साथ क्या कर रही है, डांस कर रही है। डांस कर रही है, हाँ सर कर रही है। तो आई की बात करा गया है। जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जब भी हम बात करते हैं, तो बेटा वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट, इसको बड़े सारे लोग ना प्रोग्रेसिव भी बोल के चलते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं ना। क्योंकि क्योंकि ना एनीथिंग विच इज गोइंग ऑन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, कोई भी चीज जो बोलते टाइम पे घटित हो रही है, प्रोग्रेसिव है, ऑनगोइंग है सर। जैसे मैं बोलूं अभी, अब आप बोलते समय पे मैं आपको समझा रहा हूं, तो भी प्रेजेंट में ये कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रोग्रेसिव है, ये इम्परफेक्ट है, अभी बताया नहीं है ना। तो आपके सामने यहाँ पे कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट ना प्रोग्रेसिव टेंस यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस यूज होगा, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा यूज आपके सामने। और इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करें बेटा, इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करें तो आपके सामने इज, एम, आर हुआ करता है, जहां पे इज का यूज ना आप ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हो, सिंगुलर नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन के साथ करते हो, और एम का यूज सिर्फ आई के साथ होता है, और वहीं पर आर का यूज आप ना प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ करते हो। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब प्लूरल प्रोनाउन ऑब्लिक नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर का यूज करके चलते हैं, है ना। तो टेक्निकली आपके सामने आई लिखा गया है और आई के अकॉर्डिंग आप आर नहीं बल्कि एम का यूज करके चलेंगे। आई एम डांसिंग विद माय हस्बैंड एट माय सिस्टर्स वेडिंग। तो टेक्निकली ये आपके सामने करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पे आई के साथ ना आर को रिप्लेस करके आपको यहाँ एम वर्ड यूज करना पड़ेगा, एम नाम का हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा। क्लियर? बेहतरीन सा प्रश्न ये आपके सामने टायर 1 में पूछा है एसएससी सीजीएल में। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपने समझ लिए इसको। चलिए, जो एक आपके सामने जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है ना, ये आपके सामने अगर बात किया जाए टेक्निकली, या अगर आपके सामने ये बात किया जाए, तो मैं कह सकता हूं कि ये सर जी, अगर मान लीजिए आपने इसको पॉइंट ए कंसीडर किया, इसको आपने पॉइंट बी कंसीडर किया, इसको ना आपने ना पॉइंट सी कंसीडर कर लिया, इसको आपने ना पॉइंट सी कंसीडर कर लिया। मान लीजिए किसी भी टेंस का बेस पॉइंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। मान लीजिए कि मैं बोलूं कि आई एम टीचिंग यू, अगर मैं बोल दूं आई एम टीचिंग यू, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लेंगे, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। तो पढ़ाते टाइम पे जैसे मैं बोलूं कि आपके सामने ना जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होता है सर, वो स्लाइट पास्ट, स्लाइट प्रेजेंट और स्लाइट फ्यूचर दर्शाता है ना। जैसे मैं बोलूं कि आई एम टीचिंग राइट नाउ, आई एम टीचिंग राइट नाउ, तो आपके सामने ये क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट में तो ये एक्शन चल ही रहा है, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तो जो भी मैं बोल रहा हूं वो बीत रहा है, तो वो पास्ट भी हो रहा है, जो भी मैं बोल रहा हूं वो बीत रहा है बेटा, वो पास्ट भी हो रहा है। बोल ही रहा हूं सर, ये प्रोग्रेसिव है, प्रेजेंट भी दिखा रहा है सर, वो बोलते ही जा रहा हूं सर, वो बोलते ही जा रहा हूं मैं, मतलब बोलते जा रहा हूं तो क्या है सर, वो फ्यूचर भी है, आने वाला टाइम क्या है, फ्यूचर है। तो टेक्निकली आपके सामने जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होता है, जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना, वो आपके सामने टेक्निकली स्लाइट, आप यहाँ पे स्लाइट पास्ट बोलोगे, क्या चीज, स्लाइट पास्ट, है ना। प्रेजेंट तो दिखाएगा ही दिखाएगा, और ना बेटा आपके सामने वो स्लाइट फ्यूचर भी दिखा के चलता है, वो ना स्लाइट फ्यूचर भी दिखा के चलता है। तो इस बात को आपको क्या करना है, नोटिस करना है।
कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा सर वो स्लाइड पास्ट, प्रेजेंट और स्लाइड फ्यूचर के बारे में बात कर रहा होता है। यहाँ पे हमने ना हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात किया। बेटा इससे ज्यादा तो आप मेरे से क्या ही उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि YouTube की प्रैक्टिस क्लास है और प्रैक्टिस क्लास में हम ज्यादा थ्योरी की तरफ जा नहीं सकते, है ना, यही बात है। चलिए लिखा है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। ओके, बोल रहे थे टी। अब आपको पता है जितने भी आपके सामने ना ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट ना आप बोल के चल सकते हो डिनर, ब्रेकफास्ट डिनर है ना, लंच, जो भी आपके सामने मील वगैरह के हम बारे में बात करते हैं पुत्र, जब भी हम मील वगैरह के बारे में बात करते हैं तो उसके पहले टेक्निकली जीरो आर्टिकल का यूज करके हम चलते हैं। जीरो आर्टिकल ना आप प्लेस करके चलते हो। क्या प्लेस करते हो? तो आप बोल के चल सकते हैं खूबसूरती से, सर जी हम जीरो आर्टिकल प्लेस करते हैं। जीरो आर्टिकल प्लेस करते हैं मींस नो आर्टिकल। लेकिन अगर वो ब्रेकफास्ट डिनर या लंच ना एक काइंड ऑफ क्वालिटी बन जाए, अ काइंड ऑफ क्वालिटी वो स्पेसिफिक बन जाए, है ना, वो पर्टिकुलर बन जाए, तो उसके पहले ना हमें उस कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेट आर्टिकल द यूज करना पड़ जाता है, उसको ना स्पेसिफिक बनाने के लिए। उसको क्या बनाने के लिए पुत्र? तो आप बोलोगे सर जी उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए। तो वही बोल रहा था टी कौन सा, एट दिस कैफे, मतलब इस कैफे पे। वो बात कर रहा है, देखो कैसे बढ़ा चढ़ा के ये आपके सामने क्या कर रहा है बेटा, ये आपके सामने बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है, तो इसको वैसे ही बढ़ा चढ़ा के हम समझने की कोशिश करेंगे आपके साथ। बोल रहा है द टी, कौन सा टी भाई खास कर दिया, तो बता रहा है ना एट दिस कैफे। अच्छा ये वाली कैफे पे, हाँ सर ये वाली कैफे पे। क्या बता रहा है कि टी, तब तो खास हो गया ना, तब तो वो क्या हो गया, टी खास हो गया। फिर बता रहा है इसी टी के बारे में आगे, इज बेटर देन एट एट द कोस्टा कैफे इन आवर ऑफिस, ये बात कर रहे हैं। तो टेक्निकली आप दो कैफे के टी को, दो कैफे पर, मतलब दो कैफे में बेचे जाने वाली टी को एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरिजन करते टाइम पे टेक्निकली आपके सामने ना बेटा कंपैरेटिव डिग्री लगा करता है, और गुड का कंपेयर, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करना है तो नाउन को क्वालिफाई करना, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव यूज होगा, जहां पे गुड का कंपैरेटिव डिग्री आपके सामने क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। और सुपरलेटिव क्या हो जाता है, तो आप बोलोगे सर जी सुपरलेटिव तो बेस्ट होता है, और सुपरलेटिव मोर देन टू के कॉन्टेक्स्ट में आता है, और टू के कॉन्टेक्स्ट में हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री प्लेस किया करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ टेक्निकली देन का यूज करते हैं। किसका? ना देन का यूज करते हैं। तो देन तो दिया है सर, लेकिन ना यहाँ पे बेस्ट दे दिया है, बेस्ट को हम रिप्लेस करेंगे किससे, बेटर से। फिर बता रहा है कि बेटर देन एट, अरे भाई हम इस कैफे का तुलना उस कैफे से नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस कैफे की कॉफी का तुलना दूसरे कैफे की कॉफी से कर रहे हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप ना कॉफी नहीं, सॉरी, टी का तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें हमारे सामने टी लिखा है, अब टी का तुलना टी से होगा, टी का तुलना टी से होगा, टी का तुलना कैफे से तो हो नहीं सकता। तो टेक्निकली बेटा इस कॉफी, इस टी नामक वर्ड को आप ना आगे रिपीट नहीं कर सकते हैं। आप अगेन टी को यहाँ पे ना टी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अगर सेंटेंस में एक बार किसी नाउन का हमने यूज कर लिया तो दैट नाउन कैन नॉट बी रिपीट नो अगेन इन द सेंटेंस। तो वो फिर उस सेंटेंस में उस नाउन को, उस पर्टिकुलर नाउन को हम रिपीट नहीं कर सकते। और रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए आप ना प्रोनाउन यूज करते हो, तो आपको यहाँ पे क्या ही बोलना पड़ेगा, दैट। दैट इसलिए क्यों? क्योंकि ना आपके सामने टी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए क्या लगेगा आपके सामने, दैट लगेगा। अगर एग्जामिनर यहाँ पे दोज भी लगा देता ना तो क्या होता आपके सामने, इनकरेक्ट होता। तो टेक्निकली पार्ट नंबर किस में एरर है, सी में। बेस्ट को आप रिप्लेस करोगे किससे, बेटर से, और यहाँ पे ना बेटर देन क्या लग जाता बेटा, दैट लग जाता, बेटर देन दैट, है ना। बेहतरीन तरीके से आपने इसको सीखा है। एक बहुत ही प्यारा सा लाजवाब सा क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल टायर 1 का ये क्वेश्चन था, है ना। चलिए उम्मीद से आपको बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट को मैंने एलाबोरेट किया आपके सामने। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि एक बार वीडियो को जरूर बेटू पॉज करना, पॉज करने के बाद खुद से क्वेश्चन को हिट करना, बनेगा जरूर बनेगा, है ना। क्योंकि आज से आप मेरे साथ नहीं जुड़े हो, एक जमाना हो गया, तो बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन को खुद भी डील कर सकते हैं। बोल रहे हैं आफ्टर द कंसर्ट वाज ओवर, अच्छा ओवर होने के बाद, ओके, दे गो टू अ रेस्टोरेंट, हैड डिनर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे ये मत समझ लेना कि हैड ना पास्ट परफेक्ट टेंस ना डिनोट कर रहा है, नहीं,
नहीं बाबा कैसे बोल सकते हो, जब हम बात करते हैं वर्ब टू हैव के बारे में ना, जब भी हम बात करते हैं वर्ब टू हैव के बारे में, तो ये दो तरीके से फंक्शन करता है इंग्लिश में। एक तो ये स्टैटिक वर्ब या स्टैटिक वर्ब या इनवॉलेंटरी वर्ब के नाम से भी इसको हम जानते हैं, और दूसरा एक्शनल वर्ब या फंक्शनल वर्ब। एक्शनल वर्ब या फंक्शनल वर्ब आप इसको बोल के चल सकते हो, या ना एक्टिव वर्ब भी आप इसको बोल सकते हैं, एक्टिव वर्ब बोल सकते हैं या फंक्शनल वर्ब बोल सकते हैं। फंक्शन भी दिखाता है बेटा, फंक्शनल वर्ब है ये, है ना, डायनेमिक वर्ब है सर जी ये। और दूसरा स्टेटिव या स्टैटिक, स्टेटिव या स्टैटिक वर्ब के नाम से जानते हो, इनवॉलेंटरी वर्ब के नाम से भी जानते हो, या आप ना कई दफा इसको लिंकिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं बेटा, या कई दफा आप इसको पजेसिव वर्ब के नाम से भी जानते हैं, पजेसिव वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो नाम तो अलग अलग हो सकता है, पर हम तो सर जी फंक्शन पे बात करते हैं ना आपके साथ। हाँ बेटा, क्योंकि हम अपने एग्जामिनेशन में फंक्शनल इंग्लिश की बात करते हैं, है ना, फंक्शन के आधार पे वो क्या कहना चाहता है, फंक्शन के आधार पे वो क्या कहना चाहता है। तो जब कभी भी आप वर्ब टू हैव का यूज, जब कभी भी आप वर्ब टू हैव का यूज एज अ स्टैटिक वर्ब के तौर पे करते हो, तो बेटा ये नॉन कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। उस कॉन्टेक्स्ट में ये एक्शन नहीं दिखाता, उस कॉन्टेक्स्ट में ये एक्शन नहीं दिखाता है, एंड दैट्स व्हाई इसके साथ ना आप आईएनजी वर्ड यूज नहीं कर सकते, इसके साथ आप आईएनजी वर्ड यूज नहीं कर सकते। लेकिन जब ये एक्शनल, एक्टिव या फंक्शनल वर्ब के बारे में बात करेगा, तो क्योंकि ये डायनेमिक वर्ब होता है उस कॉन्टेक्स्ट में, और आप इसको ना, और ये सेंस देता है आपके सामने, ईट या ड्रिंक का सेंस देगा, ईट या ड्रिंक का सेंस देगा, क्लियर, ईट या ड्रिंक का सेंस देता है आपके सामने, ईट या ड्रिंक का सेंस देता है। इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट या इंटरटेनमेंट का सेंस देता है, इंटरटेनमेंट का सेंस देता है। उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसके साथ क्या लगा सकते हैं, तो आप इसके साथ ना बाखुबी आईएनजी वर्ड यूज कर सकते हैं, इसका ना कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। लेकिन जब ये लिंकिंग वर्ब बन जाए, तो ये आपके सामने टेक्निकली बिहेव करता है नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब, ये बन जाता है क्या, नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब। उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसके साथ कतई भी क्या नहीं जोड़ सकते, तो आप ना आईएनजी नहीं जोड़ सकते। उम्मीद से ये बेहतरीन तरीके से आपको ये समझ आया होगा थ्योरी। आते हैं क्वेश्चन पे, तो बोल रहा है कि दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट एंड हैड, यहाँ पे बेटा ना एट का सेंस दे रहा है, ये किसका सेंस दे रहा है, ये एट का सेंस दे रहा है। बिल्कुल आपके सामने ये यहाँ पे एक्शनल वर्ब का फंक्शन प्ले कर रहा है, एक्शनल वर्ब का फंक्शन प्ले कर रहा है। बिल्कुल यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, डिनर टुगेदर, एक साथ उन्होंने डिनर किया। उसके बाद क्या किया, एंड टॉक्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अंटिल मिडनाइट, मिडनाइट तक वो बात की, है ना। तो जैसे ही कंसर्ट ओवर हुआ, जैसे ही कंसर्ट ओवर हुआ, तो बैक टू बैक वो क्वेश्चन काम कर रहे हैं। वो पहले क्या करते हैं, वो रेस्टोरेंट जाते हैं, फिर डिनर करते हैं उस एक साथ, और फिर क्या करते हैं, बात करते हैं अंटिल मिडनाइट, मिडनाइट तक, है ना। तो ये सारा का सारा एक्शन ओवर हो, मतलब कंसर्ट ओवर होने के बाद उनका रेस्टोरेंट में जाना, उनका एक साथ डिनर करना, फिर ना आधी रात तक उनका बात करना, बेटा एक सीक्वेंशियल एक्शन है। ये ना कैसा एक्शन है, आप बोलोगे सर जी ये सीक्वेंशियल एक्शन है, और जब कभी भी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीक्वेंशियल एक्शन सेम टेंस फॉलो किया जाता है। क्या किया जाता है, सेम टेंस फॉलो किया जाता है। दैट्स वाई बेटा ये पास्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे आप वो वर्ड यूज ना करके, ना टेक्निकली आप वेंट वर्ड यूज करते, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करके चलते, तब जाके आपका क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से ना ग्रामेटिकली करेक्ट होता कि आफ्टर द कंसर्ट वाज ओवर दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट, हैड डिनर टुगेदर एंड टॉक्ड अंटिल मिडनाइट, तब जाके आपका ये सेंटेंस सही होता। तो टेक्निकली दे के बाद ना गो नहीं बल्कि आप बोलते वेंट। पार्ट नंबर बी में एरर है। बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने एसएससी सीजीएल टायर 1 में ये पूछा था 2024 में। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं मेरे लड्डू, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बोला है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ओके, बोल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक सोलर, कौन कौन से, तो बता रहा है एग्जांपल देके, हमसे ना एग्जांपल देके बता रहा है, लाइक सोलर एंड विंड पावर। ओके ओके भाई ओके, क्या और आगे क्या कहना चाहता है वो भी देखते हैं। तो बता रहा है कैसा एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ओके, सोर्सेस, सोर्सेस क्या, लाइक सोलर एंड विंड पावर। ये आगे बात कर रहा है हमसे क्या, विल रिप्लेस्ड, क्या बोल रहा है, विल रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स एंड हेल्प रिड्यूस कार्बन इमिशंस। ओके, तो बेटा आपने बात किया क्या विल के बारे में, सर हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्यूचर की प्रोबेबल एक्शन के बारे में, तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फॉलो होगा। और टेक्निकली विल और शैल की बात, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है,
क्योंकि आपके सामने क्या है, ये कंप्लीट मॉडल है, इसको आप नाम देके चलते हो क्या, कंप्लीट मॉडल। कंप्लीट मॉडल इसको बोल के चलते हो, और कंप्लीट मॉडल हो या कंप्लीट मॉडल हो, इसके बाद हमेशा आपके सामने बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है। आपके सामने ना बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। टेक्निकली आप यहाँ पे कतई सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज नहीं कर सकते, है ना। इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से। आप बोलोगे विल रिप्लेस ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स एंड हेल्प रिड्यूस कार्बन इमिशंस। तो टेक्निकली पार्ट नंबर सी में एरर बिटू विल के बाद फर्स्ट फॉर्म द वर्ब मतलब रिप्लेस वर्ड का यूज करके चलेंगे, है ना। बेहतरीन सा प्रश्न था, एसएससी सीजीएल टायर 1 में ये पूछा हुआ 2024 का ये क्वेश्चन था, है ना। चलिए, आप कह रहे होंगे सर आप 1 मिनट का भी पॉज नहीं ले रहे हो, सर आप 1 मिनट का भी पॉज नहीं ले रहे हो। बेटा प्रैक्टिस क्लास में मैं ना बिल्कुल पॉज नहीं लेता। जितनी भी प्रैक्टिस क्लासेस होती है मेरी, मैं उसमें कतई आराम नहीं करता, मैं जान रख निकाल के रख दूंगा, है ना। गला फट जाता है बोलते बोलते। चलिए अगला प्रश्न, parts of the following sentence have been given as options, select the option that contains an error। ओके, बोल रहा है कि no other place, कहा, in this country, फिर बोल रहा है it's so better as गुलमार्ग कश्मीर, ये बोला जा रहा है। मैं ना 2-3 चीजें आपको बताऊंगा ऑन द स्क्रीन। जब भी आप बात करते हो नो अदर के बारे में, नो अदर के बाद ना बेटा आपके सामने क्या यूज किया जाएगा, तो आप नो अदर के जस्ट बाद यूज करते हो सिंगुलर नाउन। आप यूज करेंगे क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट आप यूज करोगे, उसके बाद लग जाता है अदर वर्ड, ये OW का मतलब है अदर वर्ड। उसके बाद आप यूज करते हो वर्ब, और क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही सिंगुलर तो लगने वाली वर्ब भी यहाँ पे टेक्निकली सिंगुलर होगी। उसके बाद यूज करते हो सो, या ना कई दफा हम एज का भी यूज कर लेते हैं। उसके थोड़ा सा इसको नीचे लेके आते हैं, मैचिंग नहीं हो रहा ना, मैचिंग तो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। चलिए यहाँ पे अगर बात किया जाए तो हमसे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे हम सो वर्ड भी यूज कर सकते हैं, एज वर्ड भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद सो अब्लिक एज के बाद जब आप यहाँ पे एडजेक्टिव यूज करेंगे तो उस एडजेक्टिव की ना पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए, पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट लग जाएगा आपके सामने, सब्जेक्ट सेकंड लग जाएगा। उसके बाद ना फुल स्टॉप लगा लोगे आप। उसके बाद क्या लगा लोगे बेटा, फुल स्टॉप लगा लोगे। और फिर एक और थ्योरी लेंगे हम यही इसके नीचे, जब भी आप बात करते हो एज प्लस एडजेक्टिव आर एडवर्ब ऑफ पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, क्या चीज प्लस आपके सामने एज, तो इसका यूज ना आप टेक्निकली कर सकते हो अफर्मेटिव सेंटेंस में भी। आप ना इनका यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, और ना नेगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इन दोनों में, इन दोनों में ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप दोनों ही तरीके के सेंटेंस में इनका यूज कर सकते हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। लेकिन लेकिन क्या सर, लेकिन बेटा जब भी आप यूज करते हो सो प्लस एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, तो इनका यूज ना हम सिंपली नेगेटिव सेंटेंसेस में ही करते हैं। जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो आप बिल्कुल सो प्लस एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का यूज नहीं कर सकते, आपको ना वहां पे यूज करना पड़ेगा नेगेटिव सेंटेंस में, है ना। और बता रहा है नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री, नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री के साथ आपके सामने ना देखो, आपके सामने नो अदर के बाद ना यहाँ सिंगुलर नाउन रखा है, और बता रहा है अदर वर्ड दे दिया इन दिस कंट्री, क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लेस सिंगुलर तो इसलिए इज सिंगुलर ही लगेगा। और सेंटेंस क्योंकि नेगेटिव है तो ऑलरेडी ये फॉलो किया है सो। लेकिन बेटा एक और चीज तो देखो, सो प्लस एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री लगता है आपके सामने, कौन सी डिग्री, तो आप बोलोगे पॉजिटिव डिग्री लगता है गुरुदेव, इसलिए ना हम बेटर वर्ड का यूज नहीं करेंगे। और आपको पता है गुड और वेल का जो हमारे सामने कंपैरेटिव डिग्री होता है वो बेटर होता है। तो इनमें से मैं क्या लगाऊं सर जी, तो बेटा आप इनमें से, क्योंकि यहाँ पे हम क्वालिटी, हम ना आपके सामने फिजिकल कंडीशन के बारे में बात करने के लिए वेल वर्ड का यूज करते हैं, फिजिकल कंडीशन बताने के लिए, फिजिकल कंडीशन बताने के लिए हम वेल वर्ड का यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव। लेकिन गुड की बात करें तो वो हमेशा क्वालिटी कंडीशन एक्सप्रेस करता है, वो आपके सामने क्वालिटी कंडीशन के बारे में बात करता है। एंड दैट इज वाई आप ना क्वालिटी कंडीशन के बारे में बात कर रहे हो तो वहां पे वेल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं लिख सकते आप वेल।
आप ना वेल को रिप्लेस करोगे, वेल नहीं लिख सकते, आप वहां पे बोल के चलेंगे गुड, है ना, आप वहां पे बोल के चलेंगे क्या, गुड बोलेंगे। नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो गुड एज गुलमार्ग कश्मीर, है ना। ये भी प्रश्न आपके सामने एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया था 2024 में। प्यारा सा क्वेश्चन, बिल्कुल मन लग गया इस क्वेश्चन को करने में, है ना। ऑप्शन नंबर सी में एरर है, बेटर को आप रिप्लेस करोगे गुड से। जब भी आपके स्क्रीन पे बेहतरीन से प्रश्न आएंगे तो मैं बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, मैं छोटे छोटे प्रश्न नहीं लाता बेटा, माफ करना, मैं ना आपको लॉलीपॉप लॉलीपॉप देके खुश नहीं कर सकता। क्लियर, चलिए बेहतरीन सा प्रश्न लेके आऊंगा और अप टू द मार्क वाले क्वेश्चंस होंगे, बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस होंगे आपके साथ, आपके सामने। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, है ना, बोल रहा है आवर फैमिली इज प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल क्यू साइन, ये बोला है। Our family is planning a trip to Europe next summer. Where we should, जहां बोल रहा है कि where, ये क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है। ये आपके सामने क्या बता दिया, आपके सामने ये प्लेस बता रहा है where we should visit, जहां हम विजिट करेंगे several famous landmarks and enjoy local cuisine to Europe next summer. तो where we should, जहां हमें करना चाहिए, क्या आप सजेशन के बारे में बात कर रहे हो, क्या आप यहाँ पे ना टेक्निकली सजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये ना सजेशन के बारे में बेटा बात नहीं किया जा रहा है, बल्कि आप ना बात कर रहे हो कि नेक्स्ट समर अभी आया नहीं, अभी आएगा, नेक्स्ट समर अभी आया नहीं, मतलब आप टेक्निकली ना फ्यूचर की फ्यूचर प्रोबेबिलिटी बता रहे हो, फ्यूचर प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। और प्रोबेबिलिटी बताते टाइम पे आप क्या करेंगे बेटा, आप वहां पे कतई शुड यूज नहीं करेंगे, मतलब टेक्निकली आप ना शैल का यूज करेंगे। वेयर वी शैल विजिट, जहां हम विजिट करेंगे सेवरल फेमस लैंडमार्क्स को एंड एंजॉय लोकल क्यूजाइन। क्लियर, तो टेक्निकली आपके सामने पार्ट नंबर ना ए में एरर था, शुड को आप रिप्लेस करोगे किससे, विल या शैल से, है ना, विल या शैल में से दोनों में से कोई एक लग सकता है। अगर वहां पे प्रॉमिस का सेंस हो, फिक्स डिटर्मिनेशन का सेंस हो, तो फर्स्ट पर्सन के आई और वी के साथ ना विल वर्ड का यूज करके चलते हैं, और इन जनरल हम सेल का यूज करके चलते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारे सामने बोल रहा है माय सिस्टर, कौन, जूलियट। अब आपके सामने अब आपके सामने थोड़ा सा और इसको एलाबोरेट करेंगे, इसको और एक्सप्लेन करेंगे डीप में जाके। ये आपको 2 कॉमा दिख गए, जब सब्जेक्ट के बाद आप 2 कॉमा लगा के और कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं कोई भी, आप ना यहाँ पे क्या लिख के तो एपोजिशनल केस लगाते हो, यहाँ पे जब भी आप ना एपोजिशनल केस लगाते हो, एपोजिशनल यूज करते हो, एपोजिशनल केस भी बोला जाता है इसको, है ना। नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा उसके बारे में जब भी आप एडिशनल इंफॉर्मेशन कन्वे करने की कोशिश करते हैं, है ना, तो एपोजिशनल केस का यूज किया जाता है, उसको हमेशा 2 कॉमा के बीच में रखा जाएगा। बड़ी बात ये है कि इसके बाद आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी बेटा, वो हेल्पिंग वर्ब को डिसाइड करेगा आपका सब्जेक्ट, वो हेल्पिंग वर्ब को आपका सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो लगने वाली वर्ब भी प्लूरल, अगर ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इधर लगने वाली वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो सिंगुलर और प्लूरल वर्ब कैसे लगेगा, वो तो पोजिशनल केस से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन का नंबर ही डिसाइड करेगा, है ना। क्लियर, चलिए तो बोल रहा है माय सिस्टर जूलियट, ओके, कौन, जूलियट गॉट मैरिड एज हर was 23। अरे रीजन बता रहे हो ना आप, एज लिख के क्या बता रहे हो आप, रीजन बता रहे हो, गॉट मैरिड, वाई रीजन बताने की कोशिश कर रहे हो बेटा, आप ना रीजन बता रहे हो वाई, तो ये बता रहा है कि हर वॉज 23, हर वॉज 23, अरे हर वॉज 23 कैसे, क्या बात चल रही है भाई, हमें तो सब्जेक्ट चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, हमारे सामने बेटा क्या दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब दिया गया है। आप बोलोगे सर जी लिंकिंग वर्ब दिया गया है, ये लिंक करेगा 23, यहाँ पे ना न्यूमरल एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव ये ना लिंक करेगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में लिंक करेगा, तो टेक्निकली सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं बल्कि सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, हमें सी बोलना पड़ेगा सर, है ना। तो एक एक बात को हमने तोड़ा और बेहतरीन तरीके से ऑन द स्क्रीन समझा
कि माय सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड व्हाई एज शी वाज 23, क्योंकि वो 23 साल की हो गई थी, है ना। चलिए, तो पार्ट नंबर आपके सामने, पार्ट नंबर बी में एरर था। बेहतरीन तरीके से इसके एक्सप्लेनेशन को आपने एंजॉय किया होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 2024 में पूछा गया था। एक और प्रश्न के बारे में बात करेंगे, है ना। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो कोई से बेनिफिट होने वाला नहीं है। आपको पता है आपके धीरज सर बिल्कुल नहीं भग रहे, जम के पढ़ाएंगे, ठहर गए, है ना। चलिए, तो बोल रहा है द सुपरमार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM स्टिल 10 PM। ओहो, ये क्या बात कर दिया आपसे। फ्रॉम के साथ कब से आप स्टिल फॉलो करने लग गए भाई, बिल्कुल नहीं होता है, ये इनकरेक्ट है आपके सामने, है ना। तो इसके अगर करेक्ट पेयरिंग के बारे में बात करें तो आप फ्रॉम के साथ टू फॉलो करते हो, आप फ्रॉम के साथ टू फॉलो करते हो, है ना। फ्रॉम के साथ हम ना कई दफा टिल भी फॉलो कर लेते हैं। फ्रॉम के साथ हम क्या फॉलो कर लेते हैं, टिल फॉलो कर लेते हैं। और एक और बात किया जाए कि बिटवीन के साथ सर जी क्या फॉलो होगा, तो बिटवीन के साथ बेटा आप एंड फॉलो करते हो। बिटवीन के साथ आप क्या फॉलो करोगे, एंड फॉलो करोगे, है ना। एक मिनट, मैं कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं, मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, है ना। यहां पे आप लिख लो टिल। जब आप फ्रॉम के साथ टिल ऐड करते हैं पेयरिंग कंजंक्शन, तो ये टेक्निकली आपके सामने बात करेगा किसके बारे में, तो सिंपली टाइम के बारे में बात करता है। उस कॉन्टेक्स्ट में ये प्लेस के बारे में आपसे बात नहीं करता, ये प्लेस के बारे में बात नहीं करता, ये महज ना टाइम के बारे में बात करता है। और फ्रॉम के साथ कतई भी हम स्टिल फॉलो नहीं करते। तो पार्ट नंबर आपके सामने डी में एरर हो गया। सर करेक्ट कैसे करेंगे, तो बेटा एक एक बात को सीख लो कि फ्रॉम के साथ हम टिल फॉलो करते हैं, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में कतई फॉलो नहीं होता। फ्रॉम के साथ जब हम टू फॉलो करते हैं तो ये प्लेस के बारे में भी बात करेगा और आपके सामने ना टाइम के बारे में भी बात कर सकता है। फ्रॉम 10 AM टू 10 AM टू 10 PM बिल्कुल आप लगा सकते हो, है ना। और प्लेस के बारे में बात करता है। बिटवीन के साथ जब हम एंड के बारे में बात करेंगे तो ये भी टाइम दिखाता है और टाइम के साथ साथ ये प्लेस भी दिखाता है। लेकिन प्लेस के बारे में बात करें बिटवीन के साथ एंड लगा के, तो वो प्लेस आपके सामने स्टैटिक पोजीशन की बात करेगा, स्टैटिक या मोशनलेस कंडीशन के बारे में बात करेगा, मोशन लेस कंडीशन के बारे में बात करेगा। इट विल नॉट शो एनी मोशन। लेकिन जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो ट्रेन सर्च करते टाइम पे, फ्लाइट सर्च करते टाइम पे ना आप हमेशा ना लिखा करते हो फ्रॉम सोनीपत टू बादली, फ्रॉम सोनीपत टू बादली, आप ऐसे लिख के चलते हो। क्यों, क्योंकि ना यहाँ पे ये मोशन दिखाता है, यह क्या दिखाएगा, मोशन दिखाता है ना। और टाइम के लिए भी यूज हो सकता है। तो टेक्निकली स्टिल नहीं जाएगा, आपके सामने क्या जाएगा, आपके सामने या तो आप बोलोगे फ्रॉम 10 AM टू 10 PM, या तो आप बोल सकते हो फ्रॉम 10 AM टिल 10 PM। तो दोनों के दोनों ये एक्सप्रेशन आपके सामने सही होंगे, है ना। चलिए, बेहतरीन तरीके से आपने इस प्रश्न को भी डील कर लिया। तो आज की क्लास में हम 15 क्वेश्चंस को डील किए। आप ये मत कतई सोचना कि सर 15 क्वेश्चन कराए हो आप 1 घंटे में। अरे पागल, इस 15 क्वेश्चन को तू छोड़ और देख कि इसमें कितने कॉन्सेप्ट्स तेरे धीरज सर बताए हैं, है ना। तो एक एक चीजों को सीखो आप, एक एक एलिमिनेशन को, एक एक अप्रोच को, एक एक टेक्निकल पॉइंट को, कि कैसे क्यों गलत हो रहा है सर, क्यों ये सही हो रहा है, कैसे सही होगा। आपको ना सिर्फ एरर एरर नहीं खेलना है, आपको सिर्फ बेटा कतई एरर एरर नहीं खेलना है, एरर को कैसे ठीक करना है, आपका ध्यान इस पे होना चाहिए, है ना। चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए प्लीज स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गॉड ब्लेस यू।